हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के बारे में बात करेंगे। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या होते हैं, इनका क्या अर्थ है, इसकी क्या विशेषता होती है, एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण में क्या गुण होने चाहिए, इत्यादि बातों की चर्चा हम लोग आज के इस लेक्चर में करेंगे। ये टॉपिक सेमेस्टर 3 के CC6 पेपर में आता है, यूनिट 4 है ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। सबसे पहले हमको ये जानना है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या होते हैं, इनको किस तरह से परिभाषित किया गया है। एक प्रमुख परिभाषा मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के बारे में दी गई है फ्रीमैन के द्वारा। फ्रीमैन ने यह कहा कि अ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट टू मेजर ऑब्जेक्टिवली any or more aspects of a total personality by means of samples of verbal or non-verbal responses or by means of other behaviors। जिसका अर्थ ये हुआ कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो होता है वो एक मानकीकृत उपकरण होता है, स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें सब कुछ पहले से सेट होता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम व्यक्तियों के शील गुणों का, उनकी विशेषताओं का, व्यक्तित्व गुणों का मापन बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से करते हैं। एक दूसरी परिभाषा दी गई बीन के द्वारा, जिन्होंने ये कहा कि साइकोलॉजिकल टेस्ट इज एन ऑर्गेनाइज्ड सक्सेशन ऑफ स्टिमुलाई डिजाइन टू मेजर क्वांटिटेटिवली और टू इवेल्युएट क्वालिटेटिवली सम मेंटल प्रोसेस, ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। ये परिभाषा भी लगभग वही अर्थ बताती है, जिसका मतलब यह है कि एक मानकीकृत तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से हम व्यक्तियों के विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का, शील गुणों का, उनकी विशेषताओं का मापन करते हैं। ये मापन गुणात्मक भी हो सकता है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, दोनों तरीके से हम उनका मापन करते हैं। इस मापन के द्वारा हम विभिन्न व्यक्तियों के शील गुणों का पता लगा के उनके बीच हम अंतर करते हैं, दो व्यक्तियों के बीच तुलना की जा सकती है, ये इसकी उपयोगिता होती है। अब हम ये जानते हैं कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण में क्या विशेषताएं होती हैं, उसके कौन कौन से गुण होते हैं, अथवा ये भी कह सकते हैं कि एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए जिससे कि उसे एक अच्छा टेस्ट कहें। तो इसमें सबसे पहला गुण है ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण का ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख गुण है। जब तक उसमें वस्तुनिष्ठता नहीं होती है, हम उसे एक अच्छा मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं कहेंगे। वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या होता है? वस्तुनिष्ठता का मतलब ये होता है कि कोई भी उस टेस्ट को यूज़ करे, कोई भी उसमें परीक्षक हो, उनके निर्णयों में एक रूपता होनी चाहिए, उसमें सहमति होनी चाहिए। परीक्षकों के बदलने से निर्णयों में बदलाव नहीं होना चाहिए। इसे हम ये भी कहते हैं इंटरपर्सनल एग्रीमेंट बिटवीन टेस्टर्स। जो टेस्टर है, कोई भी हो, परीक्षार्थी के बारे में जो निर्णय निकालता है, दो परीक्षक के निर्णयों के बीच में सहमति होनी चाहिए। इसमें ये वस्तुनिष्ठता जो होती है, ये दो तरीके से होती है, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ आइटम्स और दूसरा ऑब्जेक्टिविटी ऑफ स्कोरिंग। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ आइटम्स का मतलब ये है कि जो हम परीक्षण होता है, उसके जो प्रश्न होते हैं वो इस तरह के होने चाहिए कि उनका अर्थ परीक्षार्थी वही निकाले जो पूछा जा रहा है। और स्कोरिंग का मतलब ये हुआ कि उसके स्कोरिंग का भी एक सेट तरीका होना चाहिए ताकि उसमें कोई मत वैभिन्न न हो। दूसरा गुण है रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का अर्थ ये होता है कि कोई भी परीक्षण, उसको अगर हम 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार जब भी उसका उपयोग करें, अगर वह एक समान परिणाम देता है तो हम उसे कहते हैं विश्वसनीयता। ऐसे परीक्षण को विश्वसनीय परीक्षण कहा जाता है। अगला गुण है वैधता, वैलिडिटी। वैलिडिटी का अर्थ ये होता है कि कोई भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण जिस गुण को नापने के लिए बनाया गया है, यदि वह उसी गुण का मापन करता है तो यह कहा जाता है कि परीक्षण वैध है। जैसा कि एनास्टासी ने भी कहा कि कोई भी परीक्षण उस सीमा तक वैध है जिससे ये पता चलता है कि वो क्या नापता है और कितना सही नापता है। यह किसी भी परीक्षण का बड़ा ही महत्वपूर्ण गुण है। अगला गुण है मानक, नॉर्म। नॉर्म्स का होना भी किसी परीक्षण के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि नॉर्म्स नहीं होंगे तो हम परीक्षण के प्राप्तांकों की तुलना नहीं कर सकते हैं, हमें औसत प्राप्तांक का पता नहीं होता है। नॉर्म्स का अर्थ होता है कि किसी भी प्रतिनिधि प्रतिदर्श पर
जो औसत प्राप्तांक आता है उसी को मानक या नॉर्म्स कहा जाता है। ये कई तरह के होते हैं, आयु मानक, ग्रेड मानक इत्यादि। और अगला गुण है व्यवहारिकता या प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी मतलब कि जो परीक्षण है वो व्यवहारिक भी होना चाहिए, अर्थात उसके एडमिनिस्ट्रेशन में आसानी होनी चाहिए, स्कोरिंग में आसानी होनी चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, समय भी ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इत्यादि गुण या विशेषताएं परीक्षण में होने से हम उसे एक अच्छा मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो इन्हें कई आधारों पर बांटा गया है, जिसमें से पहला आधार है ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन, कि परीक्षण का हम क्रियान्वयन किस तरह से करते हैं। इस आधार पर दो तरह के परीक्षण होते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट या वैयक्तिक टेस्ट जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं जिसमें एक बार में एक व्यक्ति के ऊपर ही परीक्षण को एडमिनिस्टर किया जा सकता है। ग्रुप टेस्ट में हम एक बार में एक पूरे समूह के ऊपर परीक्षण का क्रियान्वयन कर सकते हैं। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियन ऑफ स्कोरिंग। कैसे स्कोरिंग की जाती है टेस्ट की, तो इसमें भी दो तरह के टेस्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो होते हैं जिसमें पहले से ही स्कोरिंग का तरीका फिक्स होता है, आंसर की होती है और उसमें हर चीज़ पहले से निर्धारित होती है, इसलिए यहाँ पर ये वैज्ञानिक होते हैं और इसमें किसी भी तरह की कोई दुविधा नहीं होती है, जैसे यस नो या मल्टीपल चॉइस टाइप के होते हैं। और सब्जेक्टिव टेस्ट जो होते हैं जिसमें पहले से तरीका निश्चित नहीं होता है, इसलिए इसमें कभी कभी परीक्षकों के निर्णयों में भिन्नता भी आ जाती है, जैसे ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियन ऑफ टाइम लिमिट। तो समय सीमा के आधार पर भी दो तरह के परीक्षण होते हैं, पावर टेस्ट और स्पीड टेस्ट। पावर टेस्ट या शक्ति परीक्षण ऐसे होते हैं जिसमें परीक्षार्थियों को प्रश्नों को हल करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है और प्रश्न इसमें कठिन होते हैं, तो इसमें ज़्यादा समय मिलने से भी परीक्षार्थी सभी प्रश्नों को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रश्नों का कठिनता स्तर अधिक होता है, डिफ़िकल्ट होते हैं। इसमें परीक्षक का उद्देश्य यह जानना होता है कि परीक्षार्थी के पास कितना ज्ञान है। दूसरा जो स्पीड टेस्ट होते हैं, इसमें समय सीमा बहुत ज़्यादा सख्त होती है, एक निश्चित समय सीमा के अंदर परीक्षार्थियों को प्रश्नों को हल करना होता है, जिसमें वो प्रश्न जो होते हैं वो उनका मीडियम लेवल के होते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। मानकीकरण के आधार पर दो तरह के परीक्षण होते हैं। एक टीचर मेड टेस्ट, ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें शिक्षक अपने ही आधार पर अपने मन से ही परीक्षार्थियों की परीक्षा ले लेते हैं, उसका क्रियान्वयन कक्षा में छात्रों के निष्पादन को देखने के लिए करते हैं। इसमें इनका एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग, ये सब शिक्षक अपने आप से तय करते हैं, इसका कोई फिक्स तरीका नहीं होता है। दूसरा जो होता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जिनको एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया जाता है, इनके नॉर्म्स होते हैं, स्कोरिंग तय होती है और ये पूरी तरह से वैज्ञानिक होते हैं। अगला जो आधार है जिसमें बांटा गया है परीक्षण को, वो है एकांशों के या प्रश्नों के स्वरूप के आधार पर। द नेचर ऑफ द आइटम क्या है, जो प्रश्न है उनका स्वरूप कैसा है। तो 4 तरह के होते हैं, वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल, परफॉर्मेंस और नॉन लैंग्वेज। वर्बल टेस्ट जिनमें भाषा के द्वारा प्रश्नों को पूछा जाता है, भाषा में ही निर्देश होते हैं। इस तरह के बहुत सारे परीक्षण हैं, जैसे बुद्धि परीक्षण इत्यादि हैं। दूसरा अशाब्दिक परीक्षण है। अशाब्दिक परीक्षण जिसमें निर्देशों में तो भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन प्रश्न जो संकेतों के माध्यम से पूछे जाते हैं, जैसे आरपीएम है, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। तीसरा जो है वो है परफॉर्मेंस टेस्ट, जिसमें परीक्षार्थियों को कुछ कार्य करवाया जाता है, कुछ निष्पादन के द्वारा परीक्षा ली जाती है, इसमें निर्देश में भाषा का प्रयोग हो सकता है। चौथा है अभाषाई या नॉन लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें न तो निर्देशों में भाषा का प्रयोग होता है और न ही प्रश्नों में। ये अलग तरह के होते हैं, केवल संकेत देकर प्रश्नों को पूछा जाता है, जैसे कैटल्स का कल्चरल फ्री टेस्ट। अब अगला है उद्देश्य की कसौटी के आधार पर। पर्पस क्या है टेस्ट का,
तो इस तरह से भी 4 तरह के टेस्ट बताए गए हैं। बुद्धि परीक्षण, जिनसे बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। अभिक्षमता परीक्षण, जिनसे एप्टीट्यूड मेज़र किया जाता है। व्यक्तित्व परीक्षण, जिनसे पर्सनालिटी को असेस किया जाता है। और उपलब्धि परीक्षण, जिनके द्वारा परीक्षार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन होता है। अब हम ये जानेंगे कि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का क्या महत्व है, इनकी क्या उपयोगिता है। तो बहुत क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिक शोधों में तो बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग होता है, जैसे इन द फील्ड ऑफ सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज़। विभिन्न सेवाओं में लोगों का जो चयन होता है, पर्सनल सिलेक्शन, व्यक्तियों का चयन करते समय भी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा यह जानते हैं कि उनकी रुचि, उनका रुझान और उनकी क्षमता क्या है, वो उस पद के लिए अनुकूल हैं या नहीं। दूसरा है इन द फील्ड ऑफ गाइडेंस। निर्देशन विभिन्न प्रकार का मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा दिया जा सकता है, जैसे एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस, जिसमें परीक्षार्थियों को यह बताया जाता है कि उन्हें किस क्षेत्र में आगे जाना उनके लिए अनुकूल रहेगा, व्यवसाय किस क्षेत्र में वो करें, किस नौकरी में जाएं, इत्यादि चीज़ों की सलाह दी जा सकती है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के उपयोग के द्वारा। तीसरा है पूर्वानुमान करने के क्षेत्र में भी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग हो सकता है, जिसमें हम ये बता सकते हैं बुद्धि या अभिक्षमता के परीक्षण से कि ये इस परीक्षार्थी को भविष्य में कितनी सफलता मिलेगी, यह कितना आगे जाएगा, या इसके अलावा मानसिक मंदता इत्यादि का भी पता लगाया जा सकता है। फिर शोध के क्षेत्र में इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, यहाँ तो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की बहुत ही ज़्यादा उपयोगिता है। नए नए सिद्धांतों का जन्म भी होता है और शोधों में मदद मिलती है। शोध कार्य में मनोवैज्ञानिक परीक्षण का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। और इसके अलावा डायग्नोसिस या निदान के क्षेत्र में भी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग होता है, जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगों का भी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। चिंता या इसके अलावा भी कुछ और भी समायोजन इत्यादि का पता लगाया जा सकता है। बुद्धि के बाद भी निष्पादन क्यों खराब हो रहा है इत्यादि समस्याओं का भी पता हम मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा लगा सकते हैं। इस प्रकार इनका बहुत ही व्यापक उपयोग होता है। धन्यवाद।